दोस्तों नमस्कार, मैं जयराम पटेल आज़ाद 3 स्टार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमें पढ़ना है कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत प्रोटीन। तो हेडिंग डाल लीजिएगा प्रोटीन। क्या है डालना है अपन को? प्रोटीन। देखिएगा, थोड़ी प्रोटीन के बारे में सुन लीजिएगा। प्रोटीन शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है। प्रोटीन को हमें बहुत आसान तरीके से पढ़ना है। देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं बचाना है, आराम से पढ़ना है। हमें ऐसे पढ़ना है ताकि हम इसे दूसरों को पढ़ा सकें। हमें पूरा समझ में आना चाहिए। अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ना तो कुछ चीज़ें हमसे छूट जाएंगी। हमें इसे आराम से पढ़ना है। तो देखिएगा, जो हमारा प्रोटीन शब्द है, क्या है? प्रोटीन। दोस्तों प्रोटीन शब्द एक ग्रीक भाषा का एक शब्द है। देखिएगा, ग्रीक भाषा का शब्द है प्रोटोस। प्रोटोस। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटोस से लिया गया है। इसका अर्थ होता है प्रथम या प्राथमिक। क्या होता है? प्रथम या प्राथमिक। फिर सुनिएगा, प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटोस से लिया गया है। इसका अर्थ होता है प्रथम या प्राथमिक। दोस्तों प्रोटीन से संबंधित हमें 3 वैज्ञानिकों के नाम रखना ही बेहद जरूरी है। कितने वैज्ञानिकों का नाम रखना बेहद जरूरी है? 3 वैज्ञानिकों के नाम। देखिएगा, एक तो है हमारे ब्राजीलियस महोदय। ब्राजीलियस। दूसरे हैं मुल्डर और तीसरे हैं जे मुलर। अब देखिएगा, इन वैज्ञानिकों की प्रोटीन में क्या भूमिका रही है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन शब्द सर्वप्रथम किसने दिए या प्रोटीन की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो हमें डायरेक्ट देखना है, जो ब्राजीलियस महोदय हैं, इन्होंने प्रोटीन शब्द सर्वप्रथम दिया और इन्हीं को प्रोटीन को क्या कहा जाता है? खोजकर्ता कहा जाता है। मुल्डर महोदय ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया और जे मुलर ने इसका नामकरण किया। नामकरण किया। एक बार इसे फिर सुन लीजिएगा। प्रोटीन ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रथम या प्राथमिक। प्रोटीन से 3 वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं जिन्हें हमें याद करना जरूरी है। देखिएगा, एक ब्राजीलियस महोदय, इन्होंने सर्वप्रथम प्रोटीन ना शब्द दिया और अर्थात इन्हें प्रोटीन का खोजकर्ता भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है, प्रोटीन शब्द किसने दिया? प्रोटीन का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? तो वो है हमारे ब्राजीलियस महोदय, है ना। अब इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मुल्डर महोदय ने। इसका नामकरण किसने किया? जे मुलर महोदय ने। अब देखिएगा थोड़ी प्रोटीन के बारे में। जो प्रोटीन होता है ना, क्या प्रोटीन, यह प्रत्येक जीव में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है? प्रत्येक जीव में उपस्थित होता है। अर्थात यह क्या है? कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है। कैसा कार्बनिक यौगिक है? यह वह कार्बनिक यौगिक है जो प्रत्येक जीव में उपस्थित होता है। अर्थात प्रोटीन प्रत्येक जीव में उपस्थित होने वाला एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। कैसा है? जटिल कार्बनिक यौगिक है। अब यह जटिल कैसे हो जाता है? देखिएगा, जटिल कार्बनिक यौगिक जिसे हम क्यों कहते हैं, इसमें क्या क्या उपस्थित होता है? इसमें कार्बन होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन। अर्थात फिर से सुनिएगा,
प्रोटीन प्रत्येक जीव में उपस्थित होने वाला जटिल कार्बनिक यौगिक है। पेन कॉपी निकाल के बैठिएगा तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा। प्रोटीन प्रत्येक जीव में उपस्थित होने वाला जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, प्रोटीन का मुख्य घटक कौन सा है। जब इस प्रकार की बात आए, इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि प्रोटीन का मुख्य घटक कौन सा है, जो नाइट्रोजन है। क्या? नाइट्रोजन प्रोटीन का मुख्य घटक है। क्या? नाइट्रोजन प्रोटीन का मुख्य घटक होता है। प्रोटीन में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन नाइट्रोजन प्रोटीन का क्या होता है? मुख्य घटक होता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक्चुअली में क्या होता है, जब इन कार्बनिक पदार्थों का या कार्बनिक यौगिकों का हम जल अपघटन करते हैं, क्या करते हैं देखिएगा, जल अपघटन, जल अपघटन, तो यह अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं? अमीनो अम्ल। देखिएगा, अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। जल अपघटन क्या कहलाता है? जल को तोड़ने की क्रिया, अर्थात जब जल में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं। एक्चुअली में जल अपघटन की क्रिया को थोड़ी सुन लीजिएगा। जब जल में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, जल को गर्म करते हैं, तो जल दो भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो अणु में टूटता है, ऑक्सीजन के एक अणु में। देखिएगा, अगर हम इसकी क्रिया की बात करें, थोड़ी जल अपघटन की क्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे हमारा जल का सूत्र क्या है? H2O इक्वल टू, हमने इसे क्या किया? गर्म किया, विद्युत धारा प्रभावित, तो ये कैसे टूटता है? H2 + O ऐसे टूटता है। लेकिन हम इसे संतुष्ट करने के लिए ऐसा लगा देते हैं H2O, इस संतुलित क्रिया हो जाती है, तो हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु बनता है। ये हमारी क्या है? जल अपघटन की क्रिया होती है। ऐसे ही ये अभी तो इसमें तो महत्व नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा समझा दिया है कि जल अपघटन आखिर होता क्या है। इन कार्बनिक यौगिकों का या कार्बनिक पदार्थों का जब जल अपघटन होता है तो यह अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो अमीनो अम्ल खोजे गए हैं, इनकी संख्या कितनी है? 20, अर्थात 20 अमीनो अम्ल खोजे जा चुके हैं। कितने अमीनो अम्ल खोजे जा चुके हैं? 20 अमीनो अम्ल खोजे जा चुके हैं। दोस्तों, इसका मतलब तो यह हुआ, देखिएगा, कि जब कार्बनिक यौगिकों का जल अपघटन होता है तो यह अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। वो अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20। तो क्या, और ये अलग अलग हैं, विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, ऐसे नहीं कि कोई एक ही अमीनो अम्ल है। ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं। कितने हैं? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं। वो सभी अम्ल एक दूसरे से एक बंध का नाम पूछ लेते हैं कि अमीनो अम्ल आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उस बंध का नाम है पेप्टाइड बंध। देखिएगा, क्या नाम है? पेप्टाइड बंध। क्या नाम है इसका? अमीनो अम्ल किस बंध के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उस बंध का नाम है क्या? पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध। दोस्तों, सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन में सभी प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, अर्थात सोयाबीन में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है, अर्थात सोयाबीन प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है। तो देख लीजिएगा, सोयाबीन में सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, सभी प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ
कि सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है ना। सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। दोस्तों एक पौधे का नाम आता है जो संसार का सबसे छोटा पौधा होता है, उसका नाम है वुल्फिया। क्या नाम है? वुल्फिया। वुल्फिया पौधा, यह संसार का सबसे छोटा पौधा है। दोस्तों इस पौधे में प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन के बराबर पाई जाती है। अगर कोई पूछे कि संसार का सबसे छोटा पौधा कौन सा है, सबसे छोटा पौधा वो क्या है? वुल्फिया ही है। वुल्फिया किसका स्रोत है? प्रोटीन का स्रोत है। इसमें भी सभी प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, अर्थात वुल्फिया में भी 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। थोड़ा यहाँ से और देखिएगा, जो प्रोटीन होता है ना, हमारे शरीर का 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। कितना परसेंट भाग? मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन्स का बना होता है। कितना बना होता है? 15% भाग जब प्रोटीन का बना होता है तो इससे एक नाम दिया गया देह निर्माता। क्या कहा गया? देह निर्माता कहा गया। प्रोटीन को देह निर्माता भी कहा गया। देखिए देह निर्माता क्या कहा जाता है? प्रोटीन को देह निर्माता भी कहा जाता है। देखिएगा, जब मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना होता है तो दोस्तों इसे एक नाम दिया गया देह निर्माता। देह निर्माता। क्या? देह निर्माता, अर्थात हमारे शरीर का निर्माण करता है, देह निर्माता कहा जाता है। किसी? प्रोटीन को। दोस्तों मानव शरीर में, वयस्क मानव शरीर में यदि प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। देखिएगा, मानव शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। क्या हो जाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और वह जल्दी बीमार पड़ने लगता है, क्योंकि उसकी विषाणुओं से जीव लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। शरीर में एंटीबॉडी नहीं बन पाती है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अब हमें देखना है प्रोटीन के प्रकार। अब हेडिंग डालिए प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन के प्रकार। दोस्तों अगर हम रासायन अभिक्रिया के आधार पर देखें तो प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं। एक सरल प्रोटीन, एक संयुक्त प्रोटीन, एवं व्युत्क्रम प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन।
अब दोस्तों सरल प्रोटीन जो होता है ना, इसमें ऐसे प्रोटीन आते हैं जिनके जल अपघटन से अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। देखिएगा, ऐसे प्रोटीन जिनके जल अपघटन से किसका निर्माण हो, अमीनो अम्ल का, अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, उन्हें सरल प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल प्रोटीन कहते हैं। फिर सुनिएगा, ऐसे प्रोटीन जिनके जल अपघटन से अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, उन्हें सरल प्रोटीन कहते हैं। संयुक्त प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिनके जल अपघटन से, देखिएगा, लिख लीजिएगा, ऐसे प्रोटीन जिनकी जल अपघटन से अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थ बनते हैं। देखिएगा, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थ बनते हैं। अर्थात अमीनो अम्ल के साथ साथ और अन्य पदार्थ भी बनते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। वहीं हम व्युत्क्रम प्रोटीन की बात करें, किन की बात करें? व्युत्पन्न प्रोटीन की। तो इसमें दोस्तों व्युत्पन्न जो प्रोटीन होते हैं, ये सरल प्रोटीन से निर्मित होते हैं। तो उसमें ऐसे प्रोटीन आते हैं जो सरल प्रोटीन से निर्मित हों। देखिएगा, ऐसे प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो सरल प्रोटीन से बने होते हैं। क्या होते हैं? सरल प्रोटीन से बने होते हैं, उन्हें व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। दोस्तों अगर वहीं हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, संयुक्त प्रोटीन के एग्जाम्पल की बात करें और व्युत्पन्न प्रोटीन के एग्जाम्पल की बात करें, तो सरल प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं एल्यूबिन्स, एल्यूबिन्स। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है पोर्टोबिन्स। क्या? एल्यूबिन्स, पोर्टोबिन्स। और जो तीसरा एग्जाम्पल है इसका हिस्टोन्स। क्या? हिस्टोन्स, हिस्टोन्स। जो इसका चौथा एग्जाम्पल है वो है ग्लोबिन्स। क्या है? ग्लोबिन्स। ये चार एग्जाम्पल हैं किसके हैं? सरल प्रोटीन के हैं। देखिएगा, एल्यूबिन्स, पोर्टोबिन्स, हिस्टोन्स और ग्लोबिन्स, ये किसके एग्जाम्पल हैं? सरल प्रोटीन के। अगर वहीं हम संयुक्त प्रोटीन की बात करें, किसकी बात करें? संयुक्त प्रोटीन की, तो देखिए ऐसे प्रोटीन जिनका निर्माण, ऐसे प्रोटीन जिनके जल अपघटन से अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का निर्माण होता है, उन्हें संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट। वहीं व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करें हम, तो इसमें क्या आता है? सरल प्रोटीन से निर्मित होने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। अगर हम वहीं इनके एग्जाम्पल की बात करें, तो देखिए ग्लाइको, ग्लाइको प्रोटीन, इसका दूसरा एग्जाम्पल है लाइपो प्रोटीन, लाइपो प्रोटीन। इसका तीसरा एग्जाम्पल है न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन। इनके प्रकारों को एक बार और देख लीजिएगा, प्रोटीन के प्रकार।
दोस्तों रासायनिक क्रिया के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनके जल अपघटन से अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, उन्हें सरल प्रोटीन कहते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, एल्यूबिन्स, पोटोबिन्स, हिस्टोन्स और ग्लोबिन्स, ये इसके 4 एग्जाम्पल हैं। वहीं हम संयुक्त प्रोटीन की बात करते हैं तो इसकी जो परिभाषा निकल के आती है, ऐसे प्रोटीन जिनके जल अपघटन से अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का निर्माण होता है, उन्हें संयुक्त प्रोटीन कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट। व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करें तो व्युत्पन्न प्रोटीन सरल प्रोटीन से निर्मित होते हैं, अर्थात ऐसे प्रोटीन जो सरल प्रोटीन से निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन हुआ, लाइपोप्रोटीन हुआ और न्यूक्लियोप्रोटीन हुआ। क्या हुआ? तो ये कैसे हमारे ये प्रोटीन के प्रकार हुए, किसके आधार पर? रासायन क्रिया के आधार पर। हम थोड़ी प्रोटीन की संरचना के आधार पर देख लें। देखिए, संरचना के आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर प्रोटीन संरचना के आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, नंबर पहला और दूसरा। जो नंबर पहला होता है वो है कड़ीदार प्रोटीन। कड़ीदार प्रोटीन। इसका जो दूसरा आंसर है रेशेदार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन। क्या? कड़ीदार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन। दोस्तों, जो कड़ीदार प्रोटीन है यह कड़ी के रूप में जल में घुलनशील होता है। सॉरी, क्या? जो कड़ीदार प्रोटीन है यह कणों के रूप में, देखिएगा माइकल चल ही नहीं रहा, ये वाला चल नहीं रहा, वो माइकल आ रहा उसमें। जो कड़ीदार प्रोटीन है यह कणों के रूप में, किसके रूप में? कणों के रूप में जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है। वहीं हम रेशेदार प्रोटीन की बात करें तो यह रेशे के रूप में जल में घुलनशील होता है। रेशेदार प्रोटीन, देखिएगा, रेशे के रूप में जल में घुलनशील होता है। संरचना के आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, कड़ीदार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन। जो कड़ीदार प्रोटीन होते हैं एक कणों के आधार पर जल में घुलनशील होते हैं। रेशेदार प्रोटीन रेशों के रूप में जल में घुलनशील होते हैं।